चलिए जी, गुड मॉर्निंग। रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे हम लोग। सबसे पहला अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसमें टॉपिक लिया था हमने OH बंध का विलयन। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था अम्लीयता। अम्लीयता मैंने आपको समझाया था। अल्कोहल की अम्लीयता बताई थी, फिनॉल की बताई थी। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन किया था कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, फिर भी देखिए ये फिनॉल अनुनादी संरचना मैंने आपको बनाने के लिए घर पे दी थी, आपने बना के भेजी है। कहीं ना अच्छी बिल्कुल ठीक बना के भेजी है। तो ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हैं और फिनॉल जब प्रोटॉन का त्याग करता है तो मैंने बताया था फिनॉक्साइड आयन बनता है और ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है। तो एक बार देख लीजिए, जिसने भी गलत अनुनादी संरचना बनाई थी, ये बिल्कुल सही अनुनादी संरचना है। ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस लग जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर के कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फिनॉल और फिनॉक्साइड इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, फिनॉल या फिनॉक्साइड? तो देखिए यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में या इससे पहले भी बात की थी कि यदि कोई यौगिक है वो अनुनाद में भाग लेता है तो वो बहुत अधिक स्थायी होता है। लेकिन देखिए अनुनाद में ये दोनों भाग ले रहे हैं, फिनॉल भी भाग ले रहा है और फिनॉक्साइड भी भाग ले रहा है, और दोनों की अनुनादी संरचनाएं 5-5 है। 5 अनुनादी संरचना फिनॉल की है, 5 अनुनादी संरचना फिनॉक्साइड की है। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन अधिक स्थायी होगा, फिनॉल या फिनॉक्साइड? तो देखिए यहाँ पर अनुनाद भी 2 प्रकार का है, वो वाला मत याद कीजिए, धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नए टाइप की चीज यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो आपके 11th क्लास में नहीं थी, 12th क्लास में थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये 2 प्रकार के अनुनाद होते हैं। एक होता है तुल्यकारी अनुनाद, तुल्यकारी अनुनाद, और दूसरा होता है अतुल्यकारी अनुनाद। तुल्यकारी अनुनाद, अतुल्यकारी अनुनाद, क्या मतलब होता है तुल्यकारी अनुनाद, अतुल्यकारी अनुनाद? तुल्यकारी अनुनाद का मतलब समान परमाणु के ऊपर समान आवेश, कोई समान परमाणु है उनके ऊपर आवेश है वो समान है, या यदि असमान परमाणु है तो उनके ऊपर कौन सा आवेश आ गया? समान आवेश आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यकारी अनुनाद। अतुल्यकारी अनुनाद किसको कहते हैं? अलग अलग परमाणु है, चाहे समान हो चाहे असमान हो, उन दोनों के ऊपर आवेश अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतुल्यकारी अनुनाद। और अतुल्यकारी अनुनाद है वो तुल्यकारी अनुनाद की तुलना में कम स्थायी होता है। जैसे बात की जाए यहाँ फिनॉल की, तो देखिए फिनॉल की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, और ये परमाणु कौन सा है? कार्बन। कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया? आवेश माइनस। अब याद कीजिए ऑक्सीजन उच्च वितरणीय होता है, मैंने बताया था बहुत ज्यादा कंजूस है, तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर प्लस का निशान आए। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो बनी है, अनुनादी संरचना बनी है, वो एक तरह से अस्थायी हो गई। हुई कि नहीं हुई अस्थायी? क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु जो उच्च वितरणीय है उसके ऊपर धनावेश का निर्माण हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया और इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ गया, आवेश का पृथक्करण हो गया, यानी आवेश डिवाइड हो गया, एक धनायन में और दूसरा ऋणायन में। पहला कोई आवेश नहीं था, यहाँ पर एक प्लस बन गया, एक माइनस बन गया, आवेश का पृथक्करण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनॉक्साइड की, तो देखिए फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना ध्यान से देखिए, ये माइनस था पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं आया, प्लस का निर्माण नहीं हुआ है, और ये माइनस कहां पर आ गया? इस कार्बन के ऊपर। देखिए कार्बन भी अधातु होता है, उसके ऊपर भी माइनस हमेशा स्थायी होता है, यानी एक माइनस यहाँ ऑक्सीजन परमाणु से हटके इस कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। तो यहाँ पर आवेश का पृथक्करण नहीं हुआ, आवेश डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पर तो आवेश का पृथक्करण हो रहा था, एक धनावेश हो रहा था परमाणु, दूसरा ऋणावेश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों परमाणु ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है। तो आवेश का पृथक्करण यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे तुल्यकारी अनुनाद, और यहाँ होगा
अतुल्यकारी अनुनाद। लेकिन आगे जाके हम लोग जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे एक और नई चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी खैर आगे और मैं समझा दूंगा। यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये अस्थायी होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऋणावेश है वो कार्बन अधातु के ऊपर ही जा रहा है जो यहाँ अनुनाद में भाग ले रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश का निर्माण हो गया। तो अभी हमें यही चीज समझनी है कि ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश का निर्माण हो गया, इसका मतलब ये यौगिक कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। अब ये स्थायी नहीं रहा। तो फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड ज्यादा स्थायी होता है। तो इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आवेश का पृथक्करण हो रहा है, यहाँ पर आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है। तो हमारे तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी बुक्स के अंदर। तो हमारा फोकस होना चाहिए आवेश के पृथक्करण के ऊपर कि यहाँ आवेश का पृथक्करण हो रहा है, यहाँ पर आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा। पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनॉल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, और ज्यादा स्थायी होगी तो वो चीज हमेशा बनती रहेगी। इसका मतलब फिनॉल हमेशा प्रोटॉन का त्याग करेगा और किसका निर्माण करेगा, फिनॉक्साइड का निर्माण करेगा। इसीलिए फिनॉल अम्लीय प्रकृति शो करता है। प्रोटॉन का त्याग क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन का त्याग फिनॉल करेगा कौन सा आयन बनेगा, फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड आयन इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी है, और कोई भी यौगिक है वो अपने स्थायी रूप में रहना पसंद करेगा। तो सीधी सी बात है कि फिनॉल बार बार प्रोटॉन का त्याग करेगा, किसका निर्माण करेगा, फिनॉक्साइड का निर्माण करेगा। चलिए जी, ये अम्लीयता पढ़ रहे हैं हम लोग। अम्लीयता में काफी बातें की हमने, अनुनादी संरचना देखी। अब बात करते हैं हम लोग इसी के अंदर पॉइंट की एक हेडिंग की, सक्रिय धातुओं से क्रिया। ये अम्लीयता का ही पॉइंट है, सक्रिय धातु से क्रिया। तो अभी हमने देखा कि अल्कोहल होता है वो अम्लीय प्रकृति शो करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। तो ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अल्कोहल, ये अल्कोहल ले लिया, ये अल्कोहल ले लिया। तो देखो अल्कोहल सक्रिय धातुओं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक के साथ क्रिया करके, जिंक भी ले सकते हैं, के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं वो अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ये मैंने हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी, H बाहर निकाल दिया, तो Na यहाँ लग जाएगा, RONA। संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन 2 लिए हमने, तो इसका मतलब ये 2 होने चाहिए, ये 2 हो गए तो इसके आगे 2 लगाऊंगा, तो सोडियम भी कितना होने चाहिए, 2। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। सोचिए, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में से जब भी प्रोटॉन का त्याग होता है, अल्कोहल था ये ROH, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो उस आयन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड। नाम याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नाम कैसे बनते हैं, ठीक है। अल्कोहल में से जब भी प्रोटॉन का त्याग होता है तो आयंस बनता है अल्कोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। और यहाँ से यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जो इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करता है। तो याद कीजिए 11वीं क्लास के अंदर प्रैक्टिकल याद है आपको, एक आग लग गई थी, तो अल्कोहल लाया था मैं, परख नली ली थी हमने क्लास के अंदर, प्रयोग किया था, सोडियम धातु का टुकड़ा डाला था उसके अंदर और आग फैल गई थी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, अगर सोडियम धातु है उसको केरोसिन में रखते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो आग उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमने अल्कोहल का उपयोग किया था, एथेनॉल लिया था एक परख नली में, उसमें हमने सोडियम धातु के टुकड़े डाले थे तो बुलबुले निकले थे, देखा होगा आपने, उसमें बुलबुले निकले थे। मैंने कहा था ये बुलबुले कौन से हैं, हाइड्रोजन गैस के। सेम रिएक्शन है वो की होके, अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है और कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस, तो बुलबुलों के रूप में हमें नजर आती है। पोटेशियम की बात की जाए तो सेम होगा, दो अणु यहाँ पर 2ROK प्लस H2। बताइए इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम अल्कोक्साइड। जैसे उसका नाम सोडियम अल्कोक्साइड, इसका नाम पोटेशियम अल्कोक्साइड। इसका नाम बताइए क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का आवेश +2 होता है ना, और एल्कोक्साइड का होता है। अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन का त्याग करूंगा तो क्या बनेगा, RO माइनस। और मैग्नीशियम का क्या आवेश होता है, +2, तो 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का बनेगा, RO2Mg, और ये हाइड्रोजन गैस बार। इसी प्रकार का फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। चलो संतुलित करते हैं, 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, संतुलित है। इंपॉर्टेंट ये कैसे बनाएंगे, देखिए एल्कोक्साइड RO माइनस H प्लस बाहर निकल गया, और क्रिया करवा दी हमने एल्यूमिनियम के साथ। बताइए एल्यूमिनियम पर आवेश कितना होता है, +3, तो 3 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला किस प्रकार का बनेगा, RO3Al, और यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त। बताइए संतुलित कैसे करूंगा, तो देखो संतुलित कैसे करेंगे, 3 RO है, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, लेकिन वहां पर 2 है। अगर मैं यहाँ पर 6 रखूं और यहां मैं रखूं 2, तो देखिए संतुलित करते हैं, एल्किल समूह 6 हो गए, तो यहाँ कितना रखूंगा मैं, 2, एल्किल समूह 6 हो गए, और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो इसके आगे कितना रखूंगा, 3, ये यहाँ पर संतुलित हो गया एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम डाई एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, जिंक सेम है, जिंक के ऊपर भी आवेश कितना होता है, +2 होता है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम बनेगा, RO2Zn, इसके समान, प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एल्कोहल होता है, वो सक्रिय धातुओं सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, इनके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, वो रिएक्शन आपको कंप्लीट करके बताना है, और उसका आईपीसी नाम भेजना है, सॉरी आईपीसी नाम नहीं, सामान्य नाम भेजना है, AL। चलिए ये आपको कंप्लीट करके भेजना है, संतुलित करके भेजना है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है, और एल्कोक्साइड का निर्माण करना है। उस एल्कोक्साइड का नाम भेजना है आपको, जैसे यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, उसी प्रकार एल्यूमिनियम, ये कौन सा एल्कोक्साइड होगा, उसका नाम आपको लिखकर भेजना है। चलिए पोज करके बना दीजिए, फिर मैं यही अभी बता देता हूँ। पोज कीजिए वीडियो को और बनाइए, क्या बनेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, CH3CO, यही है CH3CO, कोष्टक बंद, इसके बाद 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बार। चलिए इसी प्रकार फॉर्मूला बनेगा, 6 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे। बताइए इसका आईपीसी नाम क्या होगा, सॉरी आईपीसी नाम नहीं, सामान्य नाम क्या होगा। एल्यूमिनियम, इसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है, ब्यूट 3 डिग्री का कार्बन है, ये कार्बन कौन सा डिग्री का, 3 डिग्री का, तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, ये इसका नाम होगा, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। 3 डिग्री का है तो तृतीयक, और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट बोलेंगे, और ऑक्साइड नाम के वजह से यहाँ पर लग गया था एल्कोक्साइड, यहाँ हो जाएगा ब्यूटोक्साइड। सिंपल नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो था हमारे पास में रासायनिक गुण OH बंध के विकलन का पहला अम्लीयता। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग धातु हाइड्राइड से क्रिया। धातु हाइड्राइड से क्रिया, देखिए यहां पर
अल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड जैसे कि सोडियम हाइड्राइड से करवा दी, धातु का हाइड्राइड है ये, तो यहाँ पर देखना वही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी H2, H2 निकल गया, पीछे क्या बच गया RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। सेम है, अभिक्रिया सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी की बात करते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण का मतलब है एस्टर का निर्माण, ठीक है। और एस्टर का निर्माण किससे होता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है, एस्टर का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पर ये लिया मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लिया मैंने अल्कोहल, ठीक है। हम लोग OH बंध का विदलन पढ़ रहे हैं, OH बंध का विदलन होगा, यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्प्रेरक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर शुष्क HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, जल का अणु बाहर निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा RCOOR प्लस H2O, क्या बन गया एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिया मैंने फॉर्मिक अम्ल, सबसे पहला अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, और यहाँ पर मैंने कोई अल्कोहल ले ली मेथनॉल, किसका अणु बाहर निकलेगा जल का, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, तो क्या बन जाएगा HCOOCSC। याद कीजिए, इसको हमने फॉर्मिक एस्टर बोला था, फॉर्मिक एस्टर, क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल से मिलके बना है। लेकिन इसका आईपीसी नाम क्या होगा? तो आईपीसी नाम देखो जरूरी है, मैंने बताया था एस्टर का क्या होता है एल्किल, एल्केनोइड, एस्टर का यही नाम होता है एल्किल, एल्केनोइड। तो बता नाम क्या होगा मेथिल मेथेनॉइड, एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो नाम क्या होगा मेथिल मेथेनोइड। सिंपल है। यदि मैं फॉर्मिक अम्ल की जगह एसिटिक एसिड लूं CH3COH, यहाँ पर मेथनॉल है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, बताइए इसी नाम क्या हो जाएगा मेथिल। अब इसको क्या बोलेंगे एथेनॉइड, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिल एथेनॉइड। सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रियाशीलता की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रियाशीलता जो 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था क्रियाशीलता का, कि एस्टरीकरण की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो चलिए मैं क्रम बता देता हूँ आपको। देखो एस्टरीकरण के अंदर दो चीजें काम आ रही है। क्या काम आ रहा है? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल काम आ रहा है, ठीक है, और दूसरा काम आ रहा है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, एस्टरीकरण की दर उतनी ही धीमी होगी। कारण होगा त्रिविम बाधा। एल्किल समूह बड़े आकार के होते हैं, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया है वो धीमी गति से होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि त्रिविम बाधा बढ़ेगी। तो अगर मैं एस्टरीकरण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करूं, अल्कोहल की क्रियाशीलता, तो देखिए मेथनॉल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, एल्किल समूह केवल एक है। उसके बाद में क्रियाशीलता कम होगी जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ रहा है। फिर 3 डिग्री का 2 डिग्री का ले लिया मैंने अल्कोहल, यहाँ पर क्रियाशीलता और कम हो जाएगी, एल्किल समूह बढ़ गया, और 3 डिग्री के अंदर क्रियाशीलता सबसे कम होगी, क्योंकि एल्किल समूह सबसे अधिक है। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि हो रही है, एस्टरीकरण की दर क्या हो रही है? घट रही है। तो सबसे अधिक एस्टरीकरण के प्रति क्रियाशील कौन सा होगा? मेथनॉल। फिर ये और फिर ये। उसी प्रकार अगर मैं अम्ल की बात करूं, अम्ल की क्रियाशीलता, तो सेम बात हो जाएगी। सबसे अधिक क्रियाशील अम्ल होगा फॉर्मिक अम्ल, कोई एल्किल समूह नहीं है। उसके बाद में होगा एसिटिक अम्ल, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एल्किल समूह आ गया। फिर 2 डिग्री का अम्ल CH3CH3
COH, फिर यहाँ पर 3 डिग्री का CH3 CCH3 CH3 COOH। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होगी एस्टरीकरण की दर उतनी ही कम होगी। तो 2018 या 19 के अंदर क्वेश्चन आया था कि एस्टरीकरण के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता या बढ़ता क्रम या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता का बढ़ता या घटता क्रम पूछा गया था। तो बता सकते हैं हम, कारण बताएंगे हम लोग त्रिविम बाधा। इनकी दर कम क्यों होगी? क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। ज्यादा एल्किल समूह होंगे तो जोड़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो ये एस्टरीकरण का हमारे पास में टॉपिक। तीसरा, रासायनिक गुण OH बन के विदलन के अंदर एस्टरीकरण। फिर बात करते हैं हम लोग चौथा, एसिलीकरण। एसिलीकरण क्या होता है? देखो नाम से पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, एसिल समूह का जुड़ना। एसिल समूह का जुड़ना। अब देखो समूह आपको याद होने चाहिए। एसिल समूह इसको बोलते हैं RCO। RCO इस समूह को हम लोग बोलते हैं एसिल समूह। और जब ये किसी के अंदर जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे एसिलीकरण। तो सिंपल अभिक्रिया देखिए, एसिल समूह हमारे कोर्स के अंदर हम लोग नॉर्मली 2 यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर एसिल समूह होता है। एक तो एसिल हैलाइड। याद रखिएगा कि हर जगह जब भी एसिलीकरण की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे 2 ही कंपाउंड पढ़ेंगे। एक तो एसिल हैलाइड, इसको हम लोग बोलेंगे एसिल हैलाइड, X की जगह कोई हैलाइड है। और दूसरा एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, मैंने बताया था आपको, 11th क्लास में सिखाया था एनहाइड्राइड। इसमें भी आपको एसिल समूह नजर आ रहा होगा, ये रहा, है ना, एसिल समूह है। तो ये दोनों कंपाउंड हम लोग नॉर्मली यूज लेते हैं। तो क्या है देखिए यहाँ पर, अल्कोहल की क्रिया एसिल हैलाइड से करवा रहा हूं मैं। ये एसिल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे हैं OH बंध का विलयन। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? HX। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और पिरिडिन सार की उपस्थिति में होती है। पिरिडिन सार क्यों लेते हैं अभी मैं बता दूंगा। हालांकि डाल्टन अभिक्रिया में भी हमने पिरिडिन सार लिया था। क्यों लिया था वो का वो कारण यहाँ पर भी। तो पहले अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। तो देखिए क्या बन गया, इधर क्या बच गया? RCOOR, RCOOR, और यहाँ क्या निकल गया? HX। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। R की जगह मैंने मैथिल ले लिया, COCl, ठीक है। अल्कोहल ले लिया मैंने यहाँ पर मेथनॉल। अभी के अभी पिरिडीन सार की उपस्थिति में ये बंध टूटेगा, HCl बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बन गया? CH3COOCH3 प्लस यहाँ से HCl बाहर निकल गया। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ इसमें। पिरिडीन सार क्यों लिया गया तो समझ में आ गया होगा। क्या निकल रहा है? अम्ल। ये सार क्या करेगा? इस अम्ल को अवशोषित करेगा, उत्पाद की सांद्रता में कमी होगी। किस तरफ चलेगा समय? अग्र दिशा में, उत्पाद और ज्यादा बनेगा। एक बात तो ये। दूसरा देखिए इस अभिक्रिया के अंदर एसिल समूह जुड़ रहा था। अल्कोहल की क्रिया हम लोग ने एसिल हैलाइड से करवाया था। तो ये जो एसिल समूह है RCO, ये अल्कोहल के अंदर जुड़ गया, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है? एसिलीकरण। आई बात समझ में? लेकिन ये जो समूह है CH3CO, इसको हम लोग एसिल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एल्किल की जगह मैथिल समूह आ गया। इस समूह का नाम होता है एसिटिल समूह। याद रखना है आपको, 11th में मैं बता चुका हूँ। CH3CO समूह को हम लोग एसिटिल समूह कहते हैं। तो बताइए इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, इसका नाम तो एसिलीकरण क्योंकि एसिल समूह जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ एसिटिल समूह जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीकरण। चलिए आगे बात समझ में आपको। इसी प्रकार वो एनहाइड्राइड लेते हैं हम लोग। तो चलिए एनहाइड्राइड की बात कर लेते हैं। एनहाइड्राइड भी ले लेते हैं।
ये एनहाइड्राइड ले लिया मैंने, RCOOCOR, क्रिया करवा दी मैंने अल्कोहल के साथ, वही pyridine साथ उत्प्रेरक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, OH बंद का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, RCOOH, एक तो अम्ल बन गया RCOOH, दूसरा RCOOR यानी एस्टर, RCOOR, उसमें भी एस्टर बन रहा था, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, साथ में अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। और पेरिडीन सार क्या करेगा, ये पेरिडीन सार इस अम्ल को अवशोषित कर लेगा। सेम लॉजिक है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। एग्जांपल लेते हैं, R की जगह मैथिल ले लिया, COOCOCH3 प्लस HO, ये मैथिल, यहां से अम्ल बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, और पीछे क्या बच गया, एस्टर, CH3COOCH3, CH3COOCH3। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पर इसका आईपीसी नाम क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था 11 क्लास में, मैं आपको सब सिखा चुका हूँ। ये जो एनहाइड्राइड है वो कैसे बनता है, मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु काम आते हैं, जल का अणु बाहर निकलता है, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। तो आपको इसका आईपीसी नाम लिख के भेजना है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, देखते हैं कि वाकई में कौन पढ़ता है, वाकई में कौन ध्यान देता है, वाकई में कौन ये समझता है कि सर इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अब तक सीख जानी चाहिए आपको ये चीज़ें। तो चलिए इसका आईपीसी नाम आप मुझे लिखकर भेजोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 4 रासायनिक गुण हुए, अभी 5 रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं। 5 रासायनिक गुण है ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ग्रीनियर अभिकर्मक। तो देखिए ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और बता देता हूँ, ग्रीनियर अभिकर्मक की विशेषता ये होती है कि जहां पर भी उसको सक्रिय हाइड्रोजन मिलता है वो सक्रिय हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। सक्रिय हाइड्रोजन, जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं तो देखो अल्कोहल प्रोटॉन का त्याग करते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो इसके अंदर सक्रिय हाइड्रोजन होता है ना, वो आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर सकता है। तो जैसे ही ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, MgXO। ग्रीनियर अभिकर्मक बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, ये सक्रिय हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, किसका निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बन का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने मेथनॉल लिया और यहाँ पर लिया मैंने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मेथेन, CH4। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। तो देखिए याद रखना है आपको ये कि ग्रीनियर अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पर वो, ठीक है। OH बंद का विदलन, OH बंद का विदलन पड़ रहा है, H है वो इसकी तरफ चला जाएगा और निर्माण किसका हो जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये अभी तक हमारे पास में एक ही टॉपिक खत्म हुआ है, OH बंद का विदलन। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है रासायनिक गुण के अंदर वो पहला है, 4 प्रकार के रासायनिक गुण होते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने पहला पढ़ा है OH बंध का विदलन, जिसमें हमने अम्लीयता पढ़ा, अम्लीयता के अंदर सक्रिय धातुओं से क्रिया पढ़ी, फिर हमने धातु हाइड्रेट से क्रिया पढ़ी, एसिकन पढ़ा, एसिलिकन पढ़ा और ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया पढ़ी। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक चीज़ वापस मैं बता देता हूँ, तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद का कॉन्सेप्ट है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में काम आएगा। अभी आप भूल जाना कि मैंने तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद के बारे में आपको क्या बताया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह। तो अभी आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। फिनॉल और फिनॉक्साइड के अंदर आपको ये याद रखना है कि फिनॉल के अंदर आवेश का पृथक्करण होता है, जबकि फिनॉक्साइड के अंदर आवेश का पृथक्करण नहीं होता। ऋणावेश है वही रिंग के अंदर जा रहा है, पहले भी ऋणावेश था, अब भी वलय के अंदर ऋणावेश है। लेकिन फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया, कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ गया।
जो उच्च विद्युत ऑक्सीजन था वो तो धनावेश में चला गया, और जो निम्न विद्युत कार्बन था वो किस में चला गया, ऋणावेश में। तो सीधी सी बात, फिनोल अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में आवेश के पृथक्करण का लिखा हुआ है, तो हमारे ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। लेकिन तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा कि तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद क्या होता है, और वो कॉन्सेप्ट कब हमें याद करना है, कब हमें अप्लाई करना है। फिनोल फिनॉक्साइड में आप तुल्यकारी अतुल्यकारी अनुनाद का कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेना है, आपको ये बस आवेश का पृथक्करण याद रखना है, और नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर हेलो एल्केन होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन जल में अविलय क्यों होते हैं? जल में अविलय नहीं होते, कम विलय होते हैं। कम विलय होने का कारण ये होता है कि देखिए कोई हेलो एल्केन है, जैसे कि ये मैथिल क्लोराइड है, अब मुझे इसको जल में घोलना है, समझिए ढंग से। तो देखिए विलय करने के लिए सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। जल के बीच में, जल के खूब सारे अणु होते हैं, और जल के अणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यदि जल को इसके साथ में क्रिया करनी है तो सबसे पहले जल को अपने अंदर उपस्थित अंतःआण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हेलो एल्केन के अंदर इन दोनों के बीच का बंध भी तोड़ना पड़ेगा, और फिर ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। आपस में जब इनकी क्रिया होती है तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा इतनी नहीं होती कि इन बंधों को तोड़ सके, समझ गए। जब भी हम लोग हेलो एल्केन की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर जब दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी दो रिएक्ट करते हैं आपस में क्रिया कारक, इतनी मात्रा में ऊर्जा बाहर नहीं निकलती कि इस बंध को तोड़ सके। बंध ही नहीं टूटेगा तो आपस में क्रिया ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये विलय नहीं होते। लेकिन कार्बनिक विलय का मतलब एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, उनके अंदर अकार्बनिक विलय कौन सा होता है? जल होता है। और कार्बनिक विलय किसको बोलते हैं हम लोग? एल्कोहल को, बेंजीन को, ईथर को। उसमें हेलो एल्केन है वो विलय होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर जैसे ही हमने इसको हेलो एल्केन को कार्बनिक विलायकों में घोला तो उन दोनों को आपस में मिक्स होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी ये बंध को तोड़ने के लिए जरूरत होती है, इसके बीच के और एल्कोहल के बीच के बंध को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर तो हिसाब बराबर होता है, लेकिन यहाँ हिसाब बराबर नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एनर्जी का सवाल है कि बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा अगर मिलेगी नहीं तो फिर बंध कहाँ से टूटेगा और वो जल में विलय कैसे होगा, जबकि यहाँ पर कार्बनिक विलय में ही विलय होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मनीष सारण ने पूछा था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ भी है, आंसर भी दे रखा है और क्वेश्चन भी ये दे रखा है। अपने राजस्थान बोर्ड में ये नहीं दे रखा, राजस्थान बोर्ड में केवल लिखा है कि कम विलय होते हैं या अविलय लिखा हुआ है ऐसा, बाकी इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज आपके 5 दिन कंप्लीट होते हैं। फ्राइडे हो गया, सैटरडे को आपके गैप है, संडे को इवनिंग में वापस आपके टेस्ट होगा, या इस चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा जितना मैंने यहाँ पर पढ़ा है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो